हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र। यह आपका एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। इस पेपर में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 50% या 60% के लगभग क्वेश्चन इस पेपर में से आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। ये अभ्यास पेपर कक्षा 10वीं का सेट ए है। यह ठीक है, सेट ए है हिंदी विषय का और ये पेपर आपका 75 अंक का होगा। तो इसको शुरू करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर दे रखा वह है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इनमें से कौन प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा अज्ञेय। अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। दूसरा है हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से तुलना किसकी की गई है? गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की या ब्रजवासियों की? तो आपकी सुर के जो पद है उसमें जो पद दे रखा वह है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो हमारे जो हरि है वह हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी पकड़ के रखता है। तो गोपियाँ यहाँ पर ये बता रही है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हारिल पक्षी से तुलना की गई है गोपियों की। ठीक है, गोपियों की। इसके बाद अगला है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तीय परिभाषा है। तो यह परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। इसके बाद है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। इसके बाद अगला है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता उसे कहते हैं। तो जहाँ प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता वह कहलाता है कर्मधारय समास। इसके बाद अगला है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे रामायण का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसमें पहला उत्साह एक गीत है। तो उत्साह एक आह्वान गीत है। ठीक है, यहाँ आएगा आह्वान। इसके बाद है भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ये पदार्थ कहलाते उद्दीपन। इसके बाद है भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं। ठीक है, भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं काव्य। इसके बाद है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मास से शुरू होती थी। तो इसका उत्तर आएगा कार्तिक। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कार्तिक मास से शुरू होती थी। अगला जो पांचवा रिक्त स्थान है वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। तो वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक यहाँ आएगा। निषेधवाचक वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। इसके बाद अगला है साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा में लिखा गया है। तो ये जो पाठ है गद्य की विधा कौन सी? इसमें यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत बताया गया है इसमें। तो इसका उत्तर यहाँ पे आएगा यात्रा वृत्तांत। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न और यह है सत्य या असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरा सत्य या असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो ये कथन असत्य है क्योंकि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। इसके बाद है दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। तो ये कथन सत्य है। इसके बाद है नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। तो यह असत्य है क्योंकि नाटक जो है यह प्रमुख विधा में आता है। इसके बाद चौथा जो है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो यह कथन सत्य है और ये क्षितिज के पाठ लखनवी अंदाज से लिया गया है। इसके बाद है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो यह कथन भी सत्य है और शब्द शक्ति का वीडियो अभी हमने बनाया था, आपने देखा ही होगा, जिसमें शब्द शक्ति को हमने उदाहरण से ही समझा था बहुत ही आसान तरीके से। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद है लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो यह कथन असत्य है क्योंकि लेखक जो अज्ञेय है वे विज्ञान के विद्यार्थी थे। तो यहाँ मनोविज्ञान लिखा है इसलिए असत्य है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा सही जोड़ी मिलान कर लिखिए।
इसमें दो जो भाग दे रखे, स्तंभ अ में दे रखा सप्तक, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, जिसका ज्ञान कम हो, लोकोक्ति, श्रुति और खेदुम। इसके बाद स्तंभ ब में दे रखा है देवी देवताओं का निवास, सात का समूह, शब्द ध्वनि, सप्ताह के दिन, अन्योक्ति अलंकार, अज्ञानी, अल्पज्ञ और कहावत। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। सबसे पहले सप्तक है, सप्तक मतलब सात का समूह। इसके बाद है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, या अन्योक्ति अलंकार में होता है। इसके बाद जिसका ज्ञान कम हो वह अल्पज्ञ है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। श्रुति, शब्द ध्वनि और खेदुम जो है देवी देवताओं का निवास। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पत्रिका का नाम पूछा है। तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यह आपको लिखना है। इसके बाद है अनुभाव किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा, अनुभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो संस्कृति निबंध हमें, तो इसका उत्तर आएगा सभ्यता, फिर से लिखेंगे इसको हम, संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता, तो इसका उत्तर है संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इसके बाद है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो वहाँ होगी स्वर संधि। इसके बाद है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे। तो वे अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, शहनाई बजाते थे। इसके बाद है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो हिरोशिमा नामक जो कविता है ये आपकी बुक जो कृतिका है उसका पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, उससे यह प्रश्न लिया गया है। और हिरोशिमा नामक कविता के कवि हैं अज्ञेय। और किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यह जो काव्य संग्रह का नाम है अरि ओ करुणा प्रभामय, ये काव्य संग्रह का नाम है। ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ये हिरोशिमा कविता ली गई है। इसके बाद जो दो नंबर के क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। और यदि आपको इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं आता या फिर इन सब के उत्तर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, जिससे कि हम इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे। हम अपठित जो गद्यांश यहाँ दे रखा है उसको हल कर लेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है दुख के वर्ग में जो स्थान, ठीक है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियत रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह से
सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम कर्म सौंदर्य के उपासक की सच्चे उत्साही कहलाते। तो इस प्रकार से गद्यांश दे रखा है और पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक है उत्साह, क्योंकि पूरा गद्यांश उत्साह पर ही लिखा गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्साह का स्थान क्या है। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, उत्साह का स्थान आनंद वर्ग में है। ठीक है, आनंद वर्ग में है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर आएगा। और उसके बाद इसका सारांश लिखना है। तो सारांश में इस गद्यांश की जो मुख्य मुख्य बातें आपको अपने शब्दों में लिख देनी है, जैसे कि उत्साह का आनंद वर्ग में स्थान होता है और हम इसमें लिख देंगे, उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। और साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है और कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। तो इतना आप लिख दोगे तो यह इसका सारांश हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे प्रार्थना पत्र दे रखा है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। तो यह जो प्रार्थना पत्र हम पहले ही कर चुके हैं। प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मित्रों को बधाई पत्र वाला पत्र भी पहले ही लिख कर बता दिया था। यदि आप लगत वीडियो देखते रहोगे तो आपको हर प्रकार के प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। इसके बाद निबंध भी यदि आपको चाहिए तो इसका वीडियो अलग से बन जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।